ये एक ऐसी आइडियोलॉजिकल स्टेट है जो बैकवर्ड ले जा रही है वक्त में। वक्त आगे को जा रहा है, बाकी सोसाइटीज़ आगे को जा रही हैं, तो दैट्स द प्रॉब्लम। हालात में लोग जो हैं अमन पसंद होते हुए वो दरिंदे बन जाते हैं। व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना, तो सोशल साइंस तो शायद 47 में इल्यूजन होगी विच हैज़ नाउ बिकम अ डिल्यूजन। जूनागढ़ को इन्होंने नवाब के कहने पे तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसकी शायद 91% पॉपुलेशन हिंदू थी। तो अगर वहाँ पे प्लेबिसाइट होता तो पाकिस्तान वुड हैड नो चांस। हैदराबाद में 89% पॉपुलेशन जो थी हिंदू थी, वहाँ पे भी प्लेबिसाइट अगर होता तो वी कुड नॉट हैव वन। कश्मीर में महल इनके जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा होगा कि जी हिंदू तो लड़ नहीं सकते, हमने ये सारा मुजाहिदीन भेजे हुए हैं, तो हम तो कश्मीर वैसी जंग से जीत लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमेशा से मेरी ये कोशिश होती है कि इस चैनल पे मैं आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात करवा सकूं और ऐसे लोगों से गुफ्तगू करूं आपके लिए जिनसे आपको उनको सुनने का, देखने का फ़ायदा हो और कोई इल्मी, अदबी और कोई यूज़फुल गुफ्तगू हम कर सकें। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे इस मीटअप में हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने स्वीडन से पीएचडी किया पॉलिटिकल साइंस में और कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं जो इंटरनेशनली वेल एक्लेम्ड हैं, जिन्हें जाना जाता है। और पंजाब की पार्टीशन पे इन्होंने एक बहुत उम्दा रिसर्च वर्क किया और वो किताबी शक्ल में छप चुका है। और इनकी पिछले दिनों में एक जो बहुत अच्छी किताब आई वो जिनाह के नाम से, कायद मोहम्मद अली जिनाह के नाम पे ये छप चुकी है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब की कई किताबें जो आपके सामने भी हैं, और इसके अलावा इनका जो पीएचडी का थीसिस है वो भी बड़ा खासी की चीज़ है। तो डॉक्टर साहब से जो मेरी पहली मुलाकात हुई वो डॉक्टर मुबारक अली साहब के साथ साजिदा वेंडल जो एनसीए की प्रिंसिपल रही हैं, उनके यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी गुलबर्ग में, और उसके बाद अशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब ने इस्लामाबाद में एक इनके साथ नशिस्त रखी। तो आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि डॉक्टर साहब से हम आपके लिए बनफ़्से नफ़ीस उनकी खिदमत में हाज़िर हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का कि आज हम आपसे बात कर सकें। तो आप जो भी चाहें मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। जी डॉक्टर साहब, आप स्वीडन में भी पढ़ाते रहे, वहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ एमरिटस हैं वहाँ के, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आप उनके लिए प्रोफेसर का ऑनर रखते हैं। जी। और जैसा कि मैं खुद यूरोपियन प्रोफेसर का स्टूडेंट रहा हूँ, जर्मन प्रोफेसर थे प्रोफेसर वुल्फगैंग लैंग्सफेल्ड एनसीए। अच्छा। तो प्रोफेसर का बहुत बड़ा रुतबा होता है यूरोप में या अमेरिका में या उन मुल्कों में। बेशक। तो आप उस दर्जे पे फायज हैं, और पाकिस्तान में एनसीए और लम्स में भी आप पढ़ाते रहे, और अभी जब आप इस्लामाबाद आए हुए हैं तो बड़े भरपूर आपके यहाँ सेशन रहे जी ब्लैक होल में। और अगर सारी दुनिया का एक आप पर्सपेक्टिव लें तो आपको पाकिस्तानी कहाँ खड़े नजर आते हैं? देखिए, एक वो क्या कहते हैं आयरन लॉ ऑफ सोशल साइंस है कि जहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल स्टेट होगी तो वहाँ पे जो फैक्ट्स हैं और जो एविडेंस है उसको आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में फिट होना पड़ेगा। जहाँ पे एक ओपन सोसाइटी है, लिबरल सोच है, उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज़ नो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर हो भी तो सब चीज़ें जो आप लिखते हैं वेलकम नहीं होती, लेकिन कदरे जहाँ पे ये हैं चीज़ें, वहाँ पे फिर रिसर्च की फ्रीडम है। आप वो बात कर सकते हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव रिसर्च की बुनियाद पे पढ़ के, डॉक्यूमेंट देख के, लोगों के साथ बात करके आप पब्लिश कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट इसकी बुनियाद बनी और इसकी एजुकेशनल पॉलिसी को भी इस तरह डायरेक्ट किया गया कि हर मौके पे आइडियोलॉजी जो इनकी है वो स्कूल के अंदर पढ़ाई जाए, इंडोक्ट्रिनेट लोगों को किया जाए। तो अब मसलन मुझे लोगों ने कहा जी पाकिस्तान में कायदे आज़म पे पीएचडी नहीं हो सकती।
मैंने फिर इंक्वायरी की तो ये गलत है। कायदे आज़म पे PhD कई होती हैं और कई लोग क्लेम करते हैं जी हम तो 50 PhDs करवाई हैं। क्रिटिकली यू कैनॉट राइट इवन वन सेंटेंस। तो अब आप कहेंगे कि वो क्या करते हैं, इसे कहते हैं कि आप जो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर देते हैं जिसमें उसे कहा जाता है हेगियोग्राफी, यानी जिस तरह एक होते हैं ना सेंट, उनकी तारीफ़ की जाती है, तो इस किस्म की हमारे यहाँ बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं, हर जगह पे कमाल दिखाया जाता है और डाइकोटमी ये की जाती है कि सारी गलतियाँ दूसरी तरफ से हुई, हमारी तो सब अच्छाइयाँ थीं। तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी जो है ना रिसर्च को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस ये नहीं देता कि वहाँ पे क्या इनकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो इस पे देता है कि ये क्या छाप रहे हैं, कि क्या क्या फैक्ट्स क्या है, यानी बेसिक फैक्ट्स इंटरप्रेट करने में फिर यहाँ पे डंडी मारनी पड़ती है आपको। तो ये नहीं है कि आप रिसर्च कर नहीं सकते, लेकिन आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च नहीं कर सकते, क्रिटिकल रिसर्च नहीं कर सकते। और जहाँ जहाँ आप अपने हिस्ट्री को आपके मौजूदा दौर पे एक क्रिटिकल नज़र नहीं रखेंगे तो आप जो उस मुआशरे में गलतियाँ हुई हैं उनको आप दुरुस्त भी नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ और हिस्ट्री की, बाकी मज़मून भी ऐसे ही हैं। कहा जाता है कि नेचुरल साइंसेस में भी बुरा हाल है। मसलन एक एग्ज़ाम्पल है, एक दफ़ा गवर्नमेंट कॉलेज में मैं जब पढ़ा रहा था तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के लोग और हम वो वहाँ पे नीला गुम्बद है लाहौर, वहाँ पे चिकड़ छोले जो है ना वो मशहूर है, वहाँ पे हम गए। मैं पुराना ही लाहौर का रहने वाला, तो दिस वाज अ रिवाइवल। वहाँ पे उनके ये स्कॉलर्स भी फिज़िक्स पढ़ाने वाले बैठे थे। तो मैंने कहा इनसे मैं क्या बात करूँ, मैंने कहा कि यार देखें ये जो मॉडर्न दुनिया बनी है और जो इसकी समझ आई है वो तो फिज़िक्स से शुरू होती है। कोपर्निकस, गैलीलियो, न्यूटन, उन्होंने सारी दुनिया की जो सोच है बदल दी। उससे पहले रिलीजियस आइडियोलॉजी के मुताबिक ये दुनिया 6 दिन में बनी थी या 7 दिन में, और दुनिया के इर्द गिर्द सूरज और बाकी चीज़ें घूमती हैं। उस रिसर्च ने, फिज़िक्स ने बताया कि दैट्स नॉट द केस, ये जो अर्थ है इट्स ओनली अ सैटेलाइट ऑफ द सन। तो उससे सारा दुनिया को समझने का, पास को समझने का एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं दरवाज़ा खुला और एक मॉडर्न दुनिया बनी। उसकी बुनियाद पे साइंस भी तो फिर आई ना, मेजर करना, इंस्ट्रूमेंट बनाना, सारे दोबारा उनको करने पड़े। और तो मैंने कहा आप लोग किस तरह पढ़ाते हैं फिज़िक्स, तो वो मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दे सके। वो यूँ था कि वहाँ कहना पड़ता है कि भाई न्यूटन ये कहता है, ये कहता है, लेकिन हमारी मजहबी टीचिंग्स के मुताबिक असल में यूँ है। तो मेरे ख्याल से ये आइडियोलॉजिकल टीचिंग है, ये कोई साइंटिफिक टीचिंग नहीं है। साइंस का तो बेसिक असूल है कि देयर इज़ नो फाइनल ट्रूथ। जो भी ट्रूथ होता है वो उस ज़माने की रिसर्च की हाइपोथेसिस टेस्ट कर कर करके जो कभी फॉल्स ना हो तब तक सच होता है। जब नई इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसको भी आप वो करेक्ट करते हैं। जैसे ये थियरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन की, ये आइंस्टाइन ने आके करेक्ट की, और उसके आगे अब क्वांटम थियरी और ये सारे सवाल। साइंस में देयर इज़ नो फाइनल आंसर टू द रियलिटी और द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन ये है साइंस, नो फाइनल आंसर्स। बट रिलीजन कोई भी होगी, इस्लाम होगा, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ। और वो जब डार्विन आए तो उन्होंने, एक तो थी ना फिज़िक्स की बुनियाद, उन्होंने ये बायोलॉजी की बुनियाद पे शो किया कि ये तो इवोल्यूशन है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाती है। तो अब अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इसको इस तरह पढ़ा रहे हैं तो आई डोंट थिंक उसमें से कोई बड़े इंटेलेक्चुअल निकल सकते हैं। इंडिविजुअल तो निकल सकते हैं, लेकिन जनरल जो लेवल ऑफ साइंस, इंफॉर्मेशन, सोशल साइंस, पाकिस्तान की वीकेस्ट जो मुझे नज़र आती है, क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ, वो है सोशल साइंस। यहाँ पे सोशल साइंस पे काम ही कोई नहीं होता।
मैंने पता करवाया ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इधर उधर जिस किस्म के सेमिनार हो रहे होते हैं, दे डोंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेस। वो मिस्टिसिज्म की बातें हो रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की एक मशहूर इंस्टीट्यूशन है हमारी, वहाँ पे उन्होंने सूफीज़म पे रिसर्च करानी शुरू करवा दी है। सो ऑल दिस इज़, एक तो होती है ना आइडियोलॉजिकल स्टेट जो कम्युनिस्टों ने तैयार की, उसमें प्रोग्रेस आगे की तरफ है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट तो एक ऐसा अजीब फार्मूला है जो कि 7th सेंचुरी में हमको वापस ले जाने में है। तो इसके अंदर तो प्रोग्रेस की बात भी कोई नहीं है। इट्स बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रू एंड फेथफुल टू द 7th सेंचुरी। तो ये थे और ज़्यादा, इट्स नॉट ओनली एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ये एक ऐसी आइडियोलॉजिकल स्टेट है जो बैकवर्ड ले जा रही है वक्त में। वक्त आगे को जा रहा है, बाकी सोसाइटीज़ आगे को जा रही हैं, तो दैट्स द प्रॉब्लम। यानी फिर ये कि दुनिया के जो तालिब इल्म हैं या स्टूडेंट्स हैं, या वहाँ का जो एक इल्मी मेयार है उसका और पाकिस्तान का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत ही बड़ा। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आई मीन मैं जब देखता हूँ कि कोई हमारा एनालिटिकल पावर है हमारे स्टूडेंट्स में, वेरी लिटिल, उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं है कि आप एनालाइज करें, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि हिस्टोरियन और पॉलिटिकल साइंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। हिस्टोरियन जो है वो एक क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी करते हैं उसकी यूनिकनेस में, ठीक है, कि अकबर का ये दौर था, ये हुकूमत थी, ये थी, वो थी, यूँ, तीन इलाही, 9 रतन, ये, तो वो एक ख़ास, वो क्या कहते हैं, उस ज़माने के रूलर और उस ज़माने की सोसाइटी पे वो करते हैं। सोशल साइंस ऑलवेज बिकम स्टार्ट्स विद द यूनिवर्सल, और उसमें वो फिर पर्टिकुलर को स्टडी करता है। मसलन जेनोसाइड हुई, एथनिक क्लेंजिंग हुई, और ये हिस्ट्री में होती जा रही है। जो मैंने पंजाब की किताब लिखी है वो एज अ सोशल साइंटिस्ट है, उसमें मैंने पूरी डिस्कशन की है कि व्हाट इज़ एथनिक क्लेंजिंग, व्हाट इज़ जेनोसाइड, हिस्ट्री में ये कैसे हुआ, किन हालात में लोग जो हैं अमन पसंद होते हुए वो दरिंदे बन जाते हैं, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना। तो सोशल साइंस इज़ अप्रोचिंग पर्टिकुलर इवेंट in the light of the general knowledge about it. History is के दुनिया के नॉलेज तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट की क्या डिटेल्स हैं, ये है बुनियादी कंट्रास्ट दोनों में। कुछ हिस्टोरियन जो हैं जैसे कि गिब्बन और ये टॉन भाई, उन्होंने कोशिश भी की कि हिस्ट्री की थियोरी भी बनाई जाए, बट दैट्स नॉट द मेन स्टे। उनकी डिटेल्स में बातें होती हैं, उस ज़माने के ऊपर बात होती है। और सोशल साइंस जो है वो बेसिकली तो कंटेम्प्रेरी पीरियड पे नज़र रखती है, बहुत एंटिक्विटी में या पास्ट में नहीं जाती। एक तो टाइम पीरियड की बात है ना, और अगर हिस्टोरिकली भी वो स्टडी करती है किसी चीज़ को सोशल साइंस, तो उसमें उसकी जनरलिटी से पर्टिकुलर तक आप आते हैं, ये फ़र्क है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो पाकिस्तान में एक ख़ास माइंड सेट पाया जाता है, और जो हमारा निसाब या हमारा इन्वायरमेंट हमें सिखाता है जी, तो एक रियलिटी है जी। तो क्या हम यानी किसी इल्यूजन में रह रहे हैं, एक ख़ास यूटोपियन वर्ल्ड में रह रहे हैं, कि या हमारी अप्रोच ठीक है? देखें, अगर हम कहें कि 2 लफ्ज़ हैं, इल्यूजन एंड डिल्यूजन, तो शायद 47 में इल्यूजन होगी, विच हैज़ नाउ बिकम अ डिल्यूजन, क्योंकि उसी बुनियाद पे जो आपने किया उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ना आपकी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की रैंकिंग में कहीं उनका नाम होता है, ना आपके कोई इंडिविजुअल्स को आप छोड़ दें, किसी किताब का कोई जिक्र होता है दुनिया के अंदर कि ये बहुत बड़ी किताब यहाँ के किसी स्कॉलर ने लिखी है। एक्सेप्शंस तो हैं, हाँ जी। तो पाकिस्तान एकेडमिक वर्ल्ड में बिलोंग्स नोवेयर, नाइदर इन हिस्ट्री nor in social science, and I am definite not in the natural sciences either. नहीं है, ज़ीरो है। और जो इस तरह का निसाब हमने बनाया वो आइडियोलॉजिकल निसाब है ना, कि हर जगह पे हम सही थे, हिंदू में ये ख़राबी है, हम ये होते हैं, वो दूसरे यूँ होते हैं। अगर आप इस तरह जनरलाइज करना शुरू कर दें, इसे जनरलाइज भी नहीं आप कह रहे, यू आर स्टीरियोटाइपिंग।
तो स्टीरियोटाइपिंग इज द वर्स्ट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल साइंस की एक नज़र से और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हुए तारीख के जो पस मंज़र को जहन में रखते हुए जी, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें जी, एक स्टेट तो पाकिस्तान की है और मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, तो ये एक लीगल सॉवरेन स्टेट है और इसको बाकी दुनिया भी मानती है। एम्बेसडर हमारे वहाँ हैं, उनके हमारे पास हैं। तो जो बेसिक फॉर्मेलिटी है स्टेट की वो तो हमारी स्टेट कंप्लीट करती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में ये भी है, यूएन चार्टर में, नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स, और कि जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को इंसाफ से ट्रीट करेगी। ये अजम्पशंस हैं उसकी। हमने अपनी स्टेट को वंस अगेन आइडियोलॉजिकल बुनियाद पे मुसलमानों की स्टेट बना दिया। उसमें पता लगा कि हिंदू सिख जाने के बाद जितनी डिवीजन्स हम उनमें गिनते थे उतनी डिवीजन्स हम में है। एक तो बरादरी को आप छोड़ दें, ये जो सेक्ट का मसला है और सब सेक्ट का मसला है, ये तो मुसलमानों के अंदर ही है। और ये अगर ये उलमा की आप वीडियोस देखें तो एक दूसरे को ये तकरीबन इस्लाम दुश्मन प्रूव कर रहे होते हैं और अपने को ही सच्चा बता रहे होते हैं। ये हर रोज़ ये हो रहा होता है। तो वो इस्लामिक यूनिटी कहाँ है फिर? और मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे जो इनके ये मौलवी हैं वो कभी इंसाफ की बात, अपने इलाके में सफाई, बच्चों की ये प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है उसको फैमिलीज़ को एडवाइस करना कि आप कम बच्चे पैदा करें, ये इस किस्म की कोई इनसे आप तवक्को नहीं कर सकते। तो हमारी स्टेट जो है वो अपने ही इस चंगल में गई है फंस। यहाँ से निकलने का तरीका जो है वो यही है कि यू मेक अ ब्रेक विद द प्रेजेंट, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट तो एग्जिस्ट करती है ना, और 220 मिलियन पीपल लिव हेयर। एक बहुत बड़ी आपकी आर्मी है, आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल बड़ी नहीं है, आपका एग्रीकल्चर डेवलप्ड नहीं है। इन दोनों पे आप कंसंट्रेट करें बजाय मिलिट्री को और मजबूत करें। व्हाट फॉर? हाँ जी, उस पर डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है लेजिटिमेट होना चाहिए, एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो तभी हो सकता है कि आप इस इलाके में भी अपनी अमन के लिए इकदाम करें। हाँ जी, तो और आप बाकी जो आपके डिस्प्यूट्स हैं ड्यूरेंट लाइन का और लाइन ऑफ कंट्रोल का, इसको भी बैठ के रैशनली आप डील करें। पाकिस्तान के अंदर आप द रूल ऑफ लॉ लाएं। सुना है हमारी जो रूलिंग क्लास है वो इतनी करप्ट है कि वो जब जाते हैं तो सारे मिलियंस और पता नहीं बिलियंस यहाँ से ले जाते हैं और अमेरिका में घर होते हैं या लंदन में ख़रीदे होते हैं। इस पे इमरान खान ने जो आवाज़ उठाई थी वो मुनासिब थी, लेकिन वो फिर उसने विक्टिमाइजेशन की तरफ आ गई ना। उनकी अपनी पार्टी में भी यही खबरें आनी शुरू हो गई। तो आप एक असूल बना के उसको आर्बिट्रेरली तो नहीं ना अप्लाई कर सकते। सो रूल ऑफ लॉ में थ्रू प्रॉपर एफर्ट अगर आपकी इंडस्ट्री बन रही है और एक कैपिटलिस्ट कामयाब हो रहा है तो वो एसेट है हमारी सोसाइटी का। लेकिन यहाँ से लूट मार करके बगैर कुछ कंट्रीब्यूट किए आप सारा कुछ बाहर ले जाते हैं, कोई भी लेके जाए, दैट्स क्रिमिनल एक्टिविटी। मगर बात फिर होती है हु विल बेल द कैट, कौन आएगा जो ये सारी चीज़ें दुरुस्त करेगा। तो मैं समझता हूँ ये ब्लैक होल जहाँ पे एक स्पेस बनी है ओपन डिस्कशन की, आई होप इसको ऐसे रहने दिया जाए, बल्कि इसको इसी किस्म का मॉडल बाकी शहरों में भी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप सोसाइटी को जब तक ओपन नहीं करेंगे बात लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो वो घुटन और बढ़ेगी। और सोसाइटी को तरक्की के रास्ते पे चलाने के लिए बुनियादी तौर पे जरूरी है कि उन्हें बोलने की भी आज़ादी। बेशक, यही तो वॉल्टेयर ने उसकी कंट्रीब्यूशन ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दो वो लोग हम जो हैं जो कभी सोशलिस्ट जेन्स के पेट की भूख जो है वो सबसे अव्वल है, एक्चुअली है तो वो अव्वल। लेकिन अगर वहाँ पे भी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो तो आप उस पर भी बात नहीं कर सकते। सो इवन फॉर पेट की भूख को ख़त्म करने के लिए यू नीड द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रोटेस्ट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आई थिंक इज बेसिक फॉर सिविलाइजेशन टू फ्लरिश। उसमें से बाकी चीज़ें भी फिर निकलती हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कम्युनिज्म और सोशलिज्म का नाम लिया, तो कुछ लोगों की दलील ये है कि रशिया के इन्हदाम के बाद जी वो रशिया का इन्हदाम तो था ही था, ये बेसिकली सोशलिज्म की भी मौत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उस किस्म का सोशलिज्म जो आपकी ज़िंदगी के हर सेक्टर को कंट्रोल करता हो, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो नहीं चल सकता। आप फिर कहेंगे जी चाइना में तो चल रहा है, तो वो भी एक्सेप्शन टू द रूल है। उन्होंने क्या किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो आयरन कंट्रोल है ना, उसको उन्होंने रिलैक्स नहीं किया। सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी में झगड़ा हो गया था तो वो सिस्टम ब्रेक डाउन कर गया। गार्बाचोव और ये जो जेल्स्टिन, ये उसी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। इनमें जब हुआ कि हम ये नहीं चला सकते तो दैट सोसाइटी एंडेड, क्लैप्स कर गई। चाइनीज़ ने वो सोसाइटी का जो कंट्रोल है वो तो वही रखा है, और बाकी उन्होंने फ्री वो किस्म की कैपिटलिज्म की भी इकोनॉमी को फ्री कर दिया। तो एक मॉडल शायद ये भी है, लेकिन ये मॉडल भी तो मॉडर्निटी और प्रोग्रेस की तरफ का है ना। तो आप अगर इकोनॉमिक फ्रीडम भी नहीं यहाँ पे देना चाहते, और यहाँ पे इंडस्ट्री भी फ्लरिश नहीं होती, आपकी एग्रीकल्चर भी वो स्टैग्नेट कर गई है, तो आपका कंट्रोल तो है सोसाइटी पे, हाँ जी, लेकिन उसके जो पॉजिटिव फीचर्स जो चाइना में है वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो सोशलिज्म जो सोवियत यूनियन वाली थी और चाइना में माओ का दौर था, वो इट्स गॉन फॉर एवर। लेकिन सोशलिज्म एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस वो हमेशा रहेगा। उसको आप सोशलिज्म का नाम दे दें, ह्यूमनिज्म का नाम दे दें, अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी में जब आप देखते हैं कि यार दूसरा इतना बेबस है, मैं इतना पावरफुल हूँ, आई हैव ऑल द एमिनिटीज़, तो कहीं ना कहीं यू क्वेश्चन कि यार ये मुआशरा, अगर मैं वहाँ होता तो क्या होता। मैं वहाँ पे एक अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक असूल बताता होता हूँ, वो है इमैनुअल कांट, जर्मन फिलोसफर का। उसे कहते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब ये है कि आई शुड नॉट ट्रीट यू इन अ वे इन विच आई डोंट वांट यू टू ट्रीट मी। अब ये कहाँ मुमकिन हो सकता है? बहुत गरीब लोग हों, बहुत बेबस लोग हों, तो ये असूल तो अप्लाई नहीं होता। तो एक सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कुछ लोग अपने काबिलियत से आगे भी निकल जाएं, कुछ लोग जो है वहीं रहें जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सबके पास एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, कोई रहने की जगह हो, बुनियादी जरूरियात पूरी। तो मैं समझता हूँ सोशल डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड। प्योर कैपिटलिज्म में भी बड़ा जबर है ना। द मार्केट हैज नो सोल, द मार्केट हैज ओनली इंटरेस्ट इन मेकिंग प्रॉफिट, विच इज ऑल राइट। यानी कोई एक बंदा बहुत ज्यादा अमीर हो गया, या एक ग्रुप ऑफ पीपल बहुत, उनको आप टैक्स करें। स्वीडन में बहुत बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन टैक्सेशन इतनी देते हैं वो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से एक वेलफेयर सिस्टम बनता है। और कई लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। ये हमारे कई इमिग्रेंट्स हैं जो बहाने कर के तो उनकी सोशल वेलफेयर पे रहते हैं। स्वीड भी कुछ रहते होंगे, मैं तो अपने लोगों को ही जानता हूँ। बट वो पैसा कहाँ से आता है? बिकॉज स्वीडिश इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। 8-10 मिलियन की जो उनकी टेक, हाई टेक, ये सारा कुछ है, वो मेजर पोर्शन है दुनिया के अपना प्रोडक्शन का। तो उनके कैपिटलिस्ट जो हैं बिल्कुल हैं, और उनके पास बहुत दौलत है, बेहद दौलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल था कि एक खिते के बड़े मुल्क के तौर पे जो एक बड़े भाई का किरदार था, ठीक है, वो भी बात हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वो इंडिया ने पूरी तरह अदा नहीं किया। चले, जिस तरह अगर कश्मीर का डिस्प्यूट है ये हल हो जाता तो शायद हमारी बहुत सी जंगें भी ना होती। ठीक है, तो आपका इस बारे में क्या व्यू है? बात यह है कि कश्मीर को तो हमने खुद लूज़ किया है। मैंने जिन्ना वाली किताब में बताया है कि 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लाहौर आए, और उन्होंने ऑफ़र की जिन्ना साहब को कि हम जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन स्टेट जो थी निज़ाम वाली, और कश्मीर में प्लेबिसाइड करवा लेते हैं। आप जाके चेक कर लें, A.G. नूरानी की किताब है इसके ऊपर कश्मीर पे। वो कहते हैं कि जिन्ना डिड नॉट पे एनी अटेंशन। एक बात उसकी मैं एक्सप्लेनेशन ये देता हूँ
कि जूनागढ़ को इन्होंने नवाब के कहने पे तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसकी शायद 91% पॉपुलेशन हिंदू थी। तो अगर वहाँ पे प्लेबिसाइट होता तो पाकिस्तान वुड हैड नो चांस। हैदराबाद में 89% पॉपुलेशन जो थी हिंदू थी, वहाँ पे भी प्लेबिसाइट अगर होता तो वी कुड नॉट हैव वन। कश्मीर में महल इनके जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा होगा कि जी हिंदू तो लड़ नहीं सकते, हमने ये सारा मुजाहिदीन भेजे हुए हैं तो हम तो कश्मीर वैसी जंग से जीत लेंगे। तो दैट डिडंट प्रूव टू बी द केस। नई बात, चौधरी मोहम्मद अली अपनी किताब जो है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि दिसंबर 1947 में मैं और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान दिल्ली गए हुए थे, क्योंकि अभी तक पार्टीशन के जो मसाइल थे ना, कमेटीज बनी थी, उनकी डिस्कशन चल रही थी। तो वहाँ पे शायद नवाबजादा लियाकत अली खान ने कश्मीर का इशू किया, तो उनके जो होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल, उन्होंने कहा यार व्हाई डू यू कीप टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, लेट अस सेटल हैदराबाद एंड कश्मीर, यू कीप कश्मीर, हैदराबाद वी कीप। हाँ जी, ये भी एजी नूरानी ने लिखा है कि कायदे आजम ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कहा था कि तुमने इंडिया में यूनियन नहीं ज्वाइन करनी, तुम इमाम हुसैन की तरह कुर्बान हो जाओ। ये कायदे आजम का है एडवाइस टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड एंड यू कैन चेक। फिर आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट थे के.एस. खुर्शीद, सियालकोट के जो हैं खालिद हसन, उनके साने ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने वो के.एस. खुर्शीद थे प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ कायदे आजम फ्रॉम 1944 टू सितंबर 1947, ठीक है। वो कहते हैं कि मैंने फिर चौधरी मोहम्मद अली से दोबारा पूछा क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली दिसंबर यानी 22 दिसंबर को इंडिया से हमें ऑफर थी कि यू कीप कश्मीर वी कीप हैदराबाद, एंड आई एम कोटिंग मोहम्मद अली, ही सेज के आई वेंट टू मिस्टर जिना who did not seem to be interested. Jinnah, the clever tactician, it seems was playing for some higher stakes regarding the princely states, but obviously he did not succeed. तो अब ये मौके आपको जब मिले, आपने जंग का रास्ता इख्तियार किया। दुनिया में जब भी जंग होती है तो फिर जहाँ पे लोगों की जानें गई हों, ये हो वो हो, तो ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है ना। पीसफुली तो ये रिजॉल्व नहीं था, जंगों के नतीजे आपकी मर्जी के नहीं होते। दैट्स राइट। तो वो जो सीज फायर लाइन बनी, उसके बाद जो मेन रेजोल्यूशन है यूएन का, वो है 13 अप्रैल 1948 का। उसमें ये है कि इंडिया हैज अ लीगल राइट टू बी इन कश्मीर बिकॉज महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन टू इंडिया साइन कर लिया हुआ है, लिहाजा दे हैव अ लीगल राइट। बट ये इंडिया की गलती है जो अब तक नेहरू को बहुत गालियां पड़ रही हैं कि भी ये तुम इशू लेके क्यों गए यूएन में, हम दे के ना जाते तो ये इशू ही कोई नहीं था, हम मिलिट्रली डील कर लेते, जैसे हमने कलात में नहीं अपनी उनको जम कर लिया। इट्स ए कंपेरेबल केस। द खान ऑफ कलात ने 11 अगस्त को कलात को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था और पाकिस्तान ने एक्चुअली रिकग्नाइज भी कर लिया था। बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद सियासत बदली। खैर वो ले गए हुए थे। तो ये जो है ना रेजोल्यूशन, उसमें ये है कि प्लेबिसाइट होगा। ये माउंटबेटन की एडवाइस है टू नेहरू के वहां ये जाके कहो, वरना पाकिस्तान ने तो नवाब ऑफ जूनागढ़ की मर्जी पे पूरे अपना जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था अवाम के पूछे बगैर। तो इंडियंस तो ये भी कहते हैं ना भी अगर आपके पास जूनागढ़ वाले ने किया था तो यहाँ पे कश्मीर ने किया, व्हाट्स द डिफरेंस। बट लेट्स पुट दैट असाइड। उसमें ये है कि बोथ साइड्स अपनी मिलिट्री जो है ना विकेट कर देंगी कश्मीर से, और उसके बाद इंडिया के पास राइट है कि इतने एडमिनिस्ट्रेटर वो रखे जिसके जरिए से ये प्लेबिसाइड होल्ड हो सके। और उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट पाकिस्तान विल विड्रॉ, देन इंडिया विल विड्रॉ। उस दिन से लेके आज तक
ना पाकिस्तान ने विड्रॉ यानी किया हम ना इंडिया ने। पाकिस्तान ये रिस्क ले ही नहीं सकता। नहीं ले सकता, उसकी वजह देखें। आपने ये जंग लड़ी क्यों थी? ख्याल था पूरा कश्मीर आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास आया, अगर वो आपके हाथ से निकल जाए तो कश्मीर फॉर्मर जो स्टेट है वो बीरपुर से लेके भिम्बर तक आती है, तो पाकिस्तान का बॉर्डर जो है जेलम में शुरू होगा। डू यू वांट अ पाकिस्तान जो जेलम से शुरू हो? ऑब्वियसली नॉट। ये हमने जंग इसलिए लड़ी थी कि ये मुमकिन ना हो सके, तो पाकिस्तान ने इसलिए विड्रॉ नहीं किया। इंडिया ने विड्रॉ क्यों नहीं किया? एक तो यही है कि इफ पाकिस्तान गोज टू वॉर देन वी आर एट वॉर। दूसरी वजह ये है कि ये जो अपना ये दरियाओं का पानी है, मैं कश्मीर को हाइड्रो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी समझता हूँ। उसमें अपर रिपेरियन जो होता है ना, जो ऊपर बैठा हो पानी के फ्लो में, उसके पास एडवांटेज होता है, वो चाहे तो पानी बंद कर दे और ये कर दे, हाँ जी। और लोअर रिपेरियन इज डिपेंडेंट ऑन द अपर रिपेरियन। लेकिन यहाँ पे लेट मी स्पीक इन द फेवर ऑफ इंडिया, जो है इंडर वाटर ट्रीटी, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने जो अग्री की, 80% ऑफ द वाटर ऑफ द 6 रिवर्स, इंडस एंड द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, वो पाकिस्तान को मिले हैं और इंडिया को सिर्फ 20% मिला। तो इन्होंने जो बैराज बनाने थे, वाटर कंट्रोल करना था, उस पर काम ही कोई नहीं किया। 3 दफा हम जा चुके हैं या 2 दफा आर्बिट्रेशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में। एवरी टाइम जो रूलिंग आई है वो यही आई है कि इंडिया विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एग्रीमेंट थोड़ी सी जो करता है चेंज, ये 4 इंच ना करे, 5 इंच करे, बस ऐसी है, बट दे आर डूइंग इट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट। तो ये 80% पानी दे देना, डोंट यू थिंक दैट इज अ बिग ब्रदर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड? तो बिल्कुल ऐसी स्टोरी भी नहीं है। हुआ क्या है कि इसके बाद कारगिल में भी उनके आ गए हिंदू, बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी, और एक एग्रीमेंट भी हुई कि हम अमन से रहेंगे और कश्मीर पे पीसफुली हम, वो पता नहीं चनाब मॉडल या बातें हो रही थी, वो गए हैं वापस, तो इन्होंने कारगिल कर दिया। सो नाउ इफ यू से कि वो बिग ब्रदर आपको ट्रस्ट ना करे कि ये यार दे आर नॉट फेथफुल टू व्हाट दे एग्री टू, तो आई डोंट नो हाउ मच इंडिया शुड बी ब्लेम्ड। अलबत्ता नाउ जो इंडिया में मूड है ना, वो यही है टिट फॉर टैट, कि अगर पाकिस्तान ये है तो हम तो केयर ही नहीं करते, वी डोंट वांट पाकिस्तान, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस। अब उनका अग्रेसिव मूड है, लेकिन ये वाजपेयी तक नहीं था, बल्कि इवन नरेंद्र मोदी एक प्राइवेट शादी में आ गए थे और वो जफियां डालने का वो सारा आपके सामने है। उसके बाद पठानकोट हो गया, नवाज शरीफ के घर, हाँ घर पठानकोट हो गया। तो आपने कब चांस दिया कि बिग ब्रदर इस पोजीशन में आए कि बात आगे को चले? सो आई थिंक द ब्लेम इफ आई वर टू पुट वुड बी 7 ऑन पाकिस्तान एंड 3 ऑन इंडिया। उनकी तरफ से भी तो गलतियां हुई हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। हाँ, ये कि गलतियों का पोर्शन हमारी तरफ ज्यादा है, ये तो आप भी मानते हैं ना? जी नहीं, मैं नहीं मानता, यानी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ। अच्छा चलिए जी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन माय रिसर्च। डॉक्टर साहब आपने स्वीडन चले जाना, मैंने पाकिस्तान। गुड, आप भी ये कह रहे हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। जी। लेकिन हम दोनों जिस जज्बे से बात कर रहे हैं वो ये है कि इस चीज को खत्म करके नॉर्मलाइजेशन हो, दोस्ती हो, और 2 मुल्क हैं, दोनों के पीपल, उनको मुबारक हो उनका मुल्क, आप भी तरक्की करें, वो भी तरक्की करें, इससे ज्यादा खुशी की खबर क्या है? अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल बड़े पर्टिनेंट हैं जो मैं करना चाहता हूँ। एक ये कि आप पाकिस्तान आर्मी के लोगों को इंडिविजुअली मिले जी, या वो अपनी नेचर में इज्तिमाई तौर पे, वो शायद उनकी लिविंग सेकुलर है। हाँ जी, जैसे उनके यहाँ कोई फरकाबाजी नहीं है, कोई मतलब सिख भी जिस तरह भी एक रिक्रूट किया है जी, 1 या 2 या जितने भी, और हिंदू भी कई अच्छा जंगों में काम आए हैं, ठीक जो सिंध से या किसी जगह भर्ती हुए हैं। लेकिन जो मिजाज है वो थोड़ा होस्टाइल है, हाँ, पाकिस्तान आर्मी का टूवर्ड्स सिविल लिबर्टीज या हुकूमतों के दौरान। बिल्कुल। और जितने भी डिक्टेटर आए हैं वो इब्तदा में उनका बड़ा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रहा है, और लेटर ऑन फिर वो सख्त होते होते गए। ठीक है। तो क्या ये यानी जो जाती एक शख्सी इतबार से बड़े सॉफ्ट लोग हैं, ये इज्तिमाई तौर पे टोटलिटी में हार्श क्यों होते हैं, या इंप्रेशन क्यों बनता है? मेरे ख्याल से 65 वॉर के बाद कोई डॉक्ट्रिन बना होगा कि ये
इंडिया के साथ जो है ना हर किस्म की कम्युनिकेशन ख़त्म कर दो और ये कर दो और वो कर दो, कि ये साथ साथ इनको आर्म्स भी बहुत आई थी, एड्स भी बहुत आई थी अमेरिकन से। और मैं एक ब्रिगेडियर हैं जो ISPR के हेड थे, ब्रिगेडियर सिद्दीकी, AR सिद्दीकी, हाँ जी, उनकी किताब आप पढ़ लें। वो कहते हैं कि जब इतने आर्म्स आए तो पाकिस्तान वाज इचिंग फॉर वॉर, तो 65 वॉर इन्होंने शुरू कर दी। तो वहाँ से फिर अब वॉर के बाद अपनी एक उस हाइप को जो क्रिएट करते हैं उससे फिर विड्रॉ कैसे करें आप, ये इनके लिए प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन बीच में बहुत कमाल की चीज़ें भी हैं कि जब एक जंग का मूड था, वो जैसे जनरल चौधरी ने कुछ बात की थी तो जनरल ज़ियाउल हक वेंट कि मैं जयपुर का क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ। तो ये सारी इस किस्म की बातें भी होती हैं। उनके रॉ के हेड और हमारे ISA के हेड असद दुरानी ने मिलकर किताब भी लिखी है। तो ये इतने बेवकूफ़ दोनों तरफ नहीं है। एक और झटका मिसाल मैं देता हूँ, जिससे आपने जंग करनी हो उससे तो आप दूर रहना पसंद करते हैं ना। तो ये जितनी डिफेंस कॉलोनीज ब्रिटिश आर्मी वाले बना रहे हैं, ये तो लाहौर से अमृतसर के करीब 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 तक एक्सटेंशन 5, 7, 8 ये रावी के इधर होनी चाहिए ना, ये तो अमृतसर के करीब आते जा रहे हैं। तो आर्मी ऑल्सो नोज कि जंग इज नॉट solution and it's not even possible. It will be so destructive for both, especially Pakistan. लेकिन जैसे मुझे लोग बताते हैं कि यार वो उनका इतना कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर, तो अब वो उस पोजीशन को कायम रखने के लिए क्या आर्गुमेंट दें कि इंडिया हमें ये करना चाहता है वो मसलन मैं मिसाल देता हूँ, ये जनरल पाशा की मुझे याद आ रही है। आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज कि जब उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए वो आए हैं ना अमेरिकन, और वाकई वो उसे मार के ले गए और तबाह कर गए, तो बजाय आप अमेरिकन के मतलब कोई बात करें, उन्होंने कहा कि इंडिया को मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये अमेरिकन एक्शन से ना कोई ये शय ले जाए कि ये भी ये कर सकते हैं। वाई डू दिस, वाई नॉट से कि ये अमेरिकन हमारी सॉवरेनिटी को इन्होंने ये किया है वो किया है, दे हैड नो राइट, ये हमसे कंसल्ट करते, हमें बताते, हम खुद पकड़वा देते, उनको तो आने दिया है। और वहाँ पे पाशा का ये बयान मेक्स नो सेंस कि जब आपकी साबित हो गई है कि आप अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर सकते और एक टेररिस्ट को आपने, अब ये नहीं पता वाकई ये जानते थे या नहीं थे जानते, लेकिन था तो था ना, उनको पता लग गया और वो आके ले भी गए। तो ये बयान देने का कि इंडिया ना समझे कि ये जो हो गया है अगर वो करेंगे तो हमको ये, अभी ये जो हमारे नए आए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन्होंने भी कहीं कह दिया कि हम हिंदुस्तान के अंदर जाके तो जंग करेंगे। सो समहाउ दिस हैज बिकम, वो कहते हैं यार कि आप एक झूठ बोलना शुरू कर दे तो एक वक्त आता है यू स्टार्ट बिलीविंग उस झूठ में कि वाकई ये सच है। इसे कहते हैं अपना कौन सी प्रोफेसी है, तो एनीहाउ देयर इज अ इंग्लिश टर्म फॉर इट व्हिच आई एम फॉरगेटिंग, कि आप एक चीज बिलीव करना वो प्रोफेसी बन जाती है कि ये होगा, द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग, वन डे द वुल्फ डज कम। अब इंडिया भी तैयार है, वो अपने लिए मिसाइल मौजूद, वो जो मिजाज था ना कि वाजपेयी साहब आ गए, मे भी नरेंद्र मोदी ने शुरू में कोशिश भी की, नाउ द मूड इज डिफरेंट। वो डॉक्टर साहब आपने इंडिया की बात की तो पहले यानी पाकिस्तानी टीमें आपस में क्रिकेट की टीमें खेलती थी या हॉकी की या दूसरी टीमें, तो अब वक्त के साथ ये है कि इंडिया हमारे साथ किसी किस्म के भी वो रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो ये वहाँ इंडिया में भी हॉस्टिलिटी बहुत है, आप तो इंडिया आपका जाना भी होता है और बहुत है बेशक। तो उसकी क्या रीज़न है? भाई उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको तंग करता रहूं। एक तो चॉइस है कि आप सरेंडर कर दें मेरे सामने और आप मेरी बात मान ली जाए, दूसरा है कि फिर आप उसी चीज़ को रिएक्ट करके हिट बैक करें। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये बल्कि सियालकोट के एक हैं गुलजारी लाल नंदा, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, उनकी नंदा बस सर्विस चलती थी सियालकोट से लाहौर, सियालकोट से जम्मू। ये सारे लोग पंजाब के, जवाहरलाल नेहरू ने कहा मेरी तो वालदा जो है वो लाहौर से थी, तो वी वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया, ये भी रिकॉर्ड पे है। और तो और वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान नहीं थे चले गए और कहा था कि हम इस पार्टीशन के खिलाफ थे,
लेकिन अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड वी शुड लिव इन पीस और ये और बहुत, तो कारगिल उन्होंने तो नहीं ना किया। सो नाउ दे आर इन अ मिलिटेंट मूड, बिलिजरेंट मूड कह लें, बेलिकोस मूड कर लें, बट दैट वाज नॉट द वे द कांग्रेस ने जब आज़ादी भी हासिल कर ली तो कई साल तक जो मुस्लिम इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव थे ना कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उनकी सीट उन्होंने फिल नहीं की कि दे कैन कम बैक एनी टाइम। तो द कांग्रेस हैड नो इंटेंशन टू डिवाइड इंडिया, दे थॉट वी कुड ऑल लिव टुगेदर, और उसमें उन्होंने बहुत कोशिश भी की। तो बिग ब्रदर वाला इल्ज़ाम उन पे शायद लगता भी है, वही 3 to 7 वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिलिटेंसी का हमें वॉर ऑन टेरर पे सामना करना पड़ा और अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं जी, तो ये जो इंतहा पसंदी और मजहबी जो शिद्दत पसंदी है, ये मोदी साहब जो हैं इंडिया में वही नहीं कर रहे जिसको हम यहाँ हमने भुगता है। अब ये है ना बात, किसने वहां पे की है कि यहाँ पे पहले शुरू हुई है? नहीं, मैं मुल्क की सतह पे अंदरूनी तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो अगर हमने जी एक अपने लोगों का मूड अप किया जी, तो वो भी यही गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। और मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ इंडिया को कि अगर आप मेजोरिटेरियन एक हिंदू स्टेट बन जाएंगे तो यू विल ऑल्सो गो डाउन। सारी दुनिया कह भी रही है, अभी जो है नोबेल प्राइज विनर उनके क्या नाम है यार उनका, अमृता सिंह, हाँ, उन्होंने कहा दिस इज द वर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और बाकी भी जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं उनके मैं बार बार इंटरव्यू सुनता हूँ, वो इस दौर को कभी नहीं अडॉप्ट करते, ओन करते, बल्कि वो खुद जद में आए हुए हैं। जितनी गालियाँ शायद पाकिस्तान और मुसलमानों को वो नहीं देते जितने नेहरू और गांधी को सुबह शाम दे रहे होते हैं। इवन गांधी को भी एक इंतहापसंद हिंदू ने मारा। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो वो कहते हैं कि इसलिए मारा था कि ये पाकिस्तान का हामी था, इसने हिंदुओं की जानें नहीं बचाई। कलकत्ता में जाके 15 अगस्त को मुसलमानों में बच गया था और हजारों मुसलमानों की जानें बचाई हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो ये किताब है ये भी बड़ी शाहकार किताब है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी जी, तो इस बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि इसमें आपकी क्या कायद-ए-आज़म के हवाले से और आपकी रिसर्च क्या कहती है और इस किताब को किस तरह आप नरेट करेंगे? कायद-ए-आज़म एक नेचुरल बॉर्न लीडर थे, लेकिन नेचुरल बॉर्न लीडर की भी कई क्वालिटीज होती हैं। ही वॉज अ लीडर हु वुड नॉट वांट टू प्ले सेकंड फिडल। ये नहीं कि 10 हम लीडर हैं तो उनमें से एक वो हैं, वो अगर 10 हैं तो उनके सबके लीडर वो ही होना चाहते थे। तो इस कंपटीशन में वो जब 1919 के बाद जलियांवाला बाग और राउलर टैक्स और खिलाफत मूवमेंट के बाद अवामी दौर शुरू हुआ महात्मा गांधी के जरिए, तो ये सिर्फ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अंग्रेज़ों के बहुत तनकीद करते थे और बड़ी ज़बरदस्त करते थे। तो जिन्ना साहब जो थे उस ज़माने में एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, लेकिन ही बिलीव्ड के पीसफुली और ये वो की बात हो। इन्होंने इंडिया की आज़ादी की कभी बात नहीं की, सेल्फ रूल की तरफ इनकी वो हैं क्लेम्स। तो जिन्ना थॉट के गांधी ने छीन लिया उनसे लीडरशिप कांग्रेस की, ही वॉज द वन हु शुड हैव लेड इट। उसके बाद फिर उनकी जिंदगी में एक पीरियड गुजरा जब विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी उनको अपने आप को लीडर बनाना पड़ा। कांग्रेस तो छोड़ दी ना 1920 में। उसके बाद सर फजले हुसैन पंजाब में, सर शफी पंजाब के अंदर, सर अब्दुल रहीम बंगाल के अंदर, और ये काजी फजलुल हक बंगाल के अंदर, हाँ जी, और ये यूपी के अंदर भी तो लैंडलॉर्ड थे ना बड़े बड़े। तो इन सारों की भी तो मुस्लिम को लीड करने की कोशिश थी। जमीयत उलमा हिंद की कोशिश थी कि हम लीडर बने। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मुझे इमाम डिक्लेयर कर दो 1919 में हिंदुस्तान का। इन सारे लीडर्स से कंपटीशन उनकी चलती है, फाइनली वो इमर्ज करते हैं। एंड व्हेन ही इमर्जेस तो 35 के इलेक्शंस के बाद झगड़ा शुरू होता है कि कांग्रेस कहती है कि यार मुसलमान तो इनके साथ ही नहीं है, तो इनको हम क्यों एंटरटेन करेंगे। कांग्रेस की एक मिसकैलकुलेशन है कि क्योंकि फिर जिन्ना साहब का एक बयान है जो उन्होंने एक स्टेटमेंट है टू द गवर्नर ऑफ बॉम्बे कि हैंसफोर्थ आई विल यूज कम्युनलिज्म, मुसलमानों में ये जज्बा पैदा करूंगा कि हिंदुओं के साथ
हम अपने राइट्स नहीं ले सकते। और फिर जब उनकी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी हैं तो उसके बाद इन्होंने पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस हुकूमतों ने मुसलमानों पर जुल्म किया है। द थिंग इज, जो उस ज़माने के वाइस रॉय थे लॉर्ड लिलिथ को, और जो जिन्ना साहब को प्रमोट कर रहे थे, मैंने एविडेंस दिया है, उन्होंने कहा कि आई विल टेल जिन्ना देयर इज नो फैक्चुअल बेसिस ऑफ हिज क्लेम्स। और 3 गवर्नर जो हैं वहाँ के, अंग्रेज गवर्नर, उन्होंने भी कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं दे आर फैब्रिकेटेड। कुछ छोटे से इंसिडेंट को इतना लाइमलाइट में ले आए, उसको देयर इज नो पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस, बल्कि कांग्रेस ने आके पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज किए, जो ओवर टैक्सेशन थी पेजेंट्री की वो ख़त्म की। तो अंग्रेज़ों को वो चीज़ भी तो पसंद नहीं ना आई। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि हम जिम्मेदारी ख़त्म करेंगे और हम सोवियत मॉडल का एक इंडिया बनाएंगे। तो अंग्रेज़ों के लिए वो भी एक मुसीबत थी कि कम्युनिज्म तो ये खुद ही इन्वाइट कर लेंगे। तो इन हालात में फिर जिन्ना साहब को अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिलाया कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए, और जिन्ना साहब ने कहा कि अगर आपकी हम मदद करेंगे तो एट द एंड ऑफ द वॉर हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए कि हम अपनी हिंदुस्तान का हिस्सा बने या ना बने। वो फिर जब हुई, फिर जो बाकी डिटेल्स हैं वो आई हैव शोन कि ये पीसफुली भी हो सकता है। जैसे 44 में गांधी को बेवल ने भेजा था, यार इनसे बात कर लो, इफ दे वांट पाकिस्तान कैन यू डू इट पीसफुली। उनकी जो ऑफर थी मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब थी कि अगर हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान एक मिनॉरिटी है मगर कुछ इलाकों में वो मेजॉरिटी में है, वो अलग होना चाहते हैं, तो उन्हीं इलाकों में जहाँ वो मेजॉरिटी में है, जिन इलाकों में हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, उनको भी तो चांस होना चाहिए ना। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसे। बाद में फिर सिख जो हैं वो लाहौर रेजोल्यूशन के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर आप एक हिंदुस्तान को तोड़ेंगे और एक इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान बनाएंगे तो हम तो उसमें नहीं रहेंगे, हम अपनी खालिस्तान स्टेट बनाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। तो उसमें फिर झगड़ा हुआ और उसके बाद ये तो जिन्ना साहब के अचीवमेंट ये है कि अंग्रेज़ों के साथ मिल के कन्विंस उन्हें करना कि पार्टीशन कर दो। और अंग्रेज़ों को ये बात आखिर में समझ आई कि जिन्ना विथ हिज प्रो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रिलायबल है उनके लिए देन नेहरू विथ हिज सोशलिज्म और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट के जो उसके आइडियाज़ थे। तो मैं कहता हूँ दिस इज़ द ट्वाइलाइट डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ये उनका मेमोरेंडम मैंने कोट किया है कि अगर पाकिस्तान अब बन रहा है तो कराची पोर्ट फैसिलिटीज़, पाकिस्तान एयरफील्ड्स एंड मुस्लिम मैन पावर हम डिमांड करें पाकिस्तान से, वेयर एज हिंदुस्तान विल गो इट्स ओन वे। वो खुद एडमिट कर रहे हैं। शुरू में वो पार्टीशन के हक में नहीं थे, लेकिन जाते जाते ये मिलिट्री की पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि इसमें हमें फ़ायदा है। और देखिए आखिर में अंग्रेज़ का ये प्लान काम तो आया ना अमेरिकन के, जब अफगान जिहाद हुआ है तो पाकिस्तान के ज़रिए हुआ है। डॉक्टर साहब एक और ज़रा ये बात बताइएगा कि आप जो इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू का फेस किया जो पंजाबी में था कि आपने अराई फैमिली से हैं और लाहौर में तो अक्सरियत है अराइयों की है जी, लैंड होर्डिंग्स भी और जी जी जी। तो पाकिस्तान में एक तो वैसे जितनी भी पसमानदा दुनिया है उसमें ज़ात बरादरी और ख़ासतौर पे हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो आप ज़रा ये बताएं कि अराई अपने आप को जोड़ते हैं अरब से जी, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा वजाहत देखें। इस किस्म की अपना क्लेम्स तो हैं और कहा जाता है कि अराई, क्योंकि हम पंजाबी में दही को दही कहते हैं, तो आराई जो है, जो अरबिक वर्ड है विच मीन्स अ शेपर्ड या फार्मर, वो आराई कहते कहते अराई हो गया। सो दिस इज़ अ फैसिनेटिंग आर्ग्यूमेंट और ये 19th सेंचुरी में आई है, उससे पहले शायद इसका जिक्र नहीं है। कहते हैं कोई है शाहजहान आबादी, कोई मौलाना, उन्होंने भी कहा है कि ये देबल में आए और ये वो, तो एक ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जो उससे पहले का क्लेम है वो यही है कि अराई जो है ये अपना लाइक और अदर एग्रीकल्चरल कास्ट, मसलन कई गोते हैं अराइयों की जो जटों के साथ भी मिलती हैं और राजपूतों के साथ भी मिलती है। मसलन भुट्टा आप जाट भी मिलेंगे
अराई भी मिलेंगे और राजपूत भी मिलेंगे। सो कई जगह पे ऑलरेडी एविडेंस है कि ये एक ही लोग हैं। और कंबो के साथ भी मिलती हैं हमारी, और सैनियों के साथ भी मिलती हैं। बिल्कुल सही, सारे ये मिक्सचर है। बिल्कुल सही। तो जब से डीएनए आया है ना, उसके बाद ये सारे इस किस्म की थेरीज क्वेश्चनेबल हो गई हैं। मैं अपना डीएनए बताता हूँ कि आई एम 93.1% साउथ एशियन। अच्छा, साउथ एशियन इज 3 कंपोनेंट्स, इंडो एरियन, इंडो द्राविडियन एंड इंडो टिबेटन। यानी इंडो एरियन वही हुए ना जो कहते हैं आर्यन आए, जो संस्कृत लाए, और वो एक तो हमारा इस डीएनए में उनका हिस्सा है। एक जो यहाँ के लोकल हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वहाँ पे उन्होंने वहाँ की लोकल औरतों से शादियाँ की। औरतें तो लेके हमलावर नहीं ना आते, ये लोकल शादी करते हैं, तो वहाँ से वो ब्लड हम में आ गया। और अगर आप हमारे इलाके से बंगाल की तरफ जाएं तो उधर से टिबेटन इन्फ्लुएंस बहुत है। तो हम दिस इज़ 93.1%। मैंने कुछ शराइयों के देखे हैं, एक जलंधर का लड़का नहीं कहा, उसने कहा जी मेरा तो 98% साउथ एशियन है, और जो 1 और 2% है वो और भी दूर उसकी तरफ, यूरोप की तरफ नहीं है। और आपका भी कोई नेपाल? मैं बताता हूँ, ये तो है ना मेरा 93.1%। उसके बाद मेरा है 7.6% सेंट्रल एशियन। जितने भी हमले हुए उन्होंने पंजाब में हमले किए और फिर मिक्सिंग हुई होगी। एंड 1.1% वेस्ट एशियन, यानी वेस्ट एशिया ये कंधार से होते हुए, ईरान से होते हुए आप टर्की तक ले जाएं, बट ओनली 1.1%। कोई आया होगा, मिक्स हो गया होगा। इसके अलावा मैंने कई चार्ट्स देखे हैं अराइयों के, गुजरों के, राजपूतों के, सईदों के और अवानों के। ये तो बड़ी यहाँ पे है ना जी, सब एक ही जैसे हैं। बल्कि एक मेरे सैयद दोस्त हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी, तो उनका जब हुआ तो उनका तो कोई रिश्तेदार निकले ही नहीं वेस्ट एशिया में। उन्होंने कहा यार मेरे तो सारे रिश्तेदार हिंदू निकल आए ने। अब मेरे डीएनए में भी जो उन्होंने ढूंढे ना 3rd कज़न 4th कज़न, ये एक टेक्निकल ज़ुबान है, उसमें कोई नेपाली भी मेरा रिश्तेदार है, 2-3 ब्राह्मण भी हैं, 2-3 जाट भी हैं, हुंडाल फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसमें शायद इस तरह करके हैं। तो वो क्लेम टेनेबल तो नहीं ना रहता जब आपके ये सारे रिश्तेदार हिस्टोरिकली तो हैं आपके ब्लड के ज़रिए, तो आप फिर प्योर अरब तो नहीं हो सकते। और 1.1% डजंट मीन कि वो ये लोग आए हैं, ये कभी भी कोई आके मिक्स हो सकता है, ऐसी बात है। सो वी आर ऑल लोकल। अब होता ये है कि क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कास्ट हैं और एक अपने आप को वो मिलिटेंट क्लास पेश करना भी तो हमारा प्रॉब्लम है ना, तो शायद अरब ओरिजिन के साथ अपना स्टेटस और ऊंचा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ आपकी हरकतों से आपका स्टेटस ऊंचा होता है बजाय इस किस्म के क्लेम्स के। बिल्कुल सही। तो वो ऐसे है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्वीडन के शहरी तो हैं ही हैं, पाकिस्तानी भी अपने आप को क्लेम करते हैं? नहीं, आई एम स्वीडिश ऑथर ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट। ये लोग मुझे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल्स बनाई हैं। तो पाकिस्तानी डिसेंट तो मेरा है। यानी आप अपने आप को पाकिस्तानी भी क्लेम करते हैं? बट नॉट, आई डोंट हैव अ पाकिस्तानी सिटीजनशिप, यानी पासपोर्ट नहीं है, बट स्वीडिश होते हुए तो मैं पाकिस्तानी हूँ ना। और दूसरा ये कि आपका पाकिस्तान पे ज़्यादा हक इसलिए भी है कि आप 47 को ही पैदा हुए। मैं बिल्कुल 24 फरवरी 1947। और पक्के लाहौरिये। पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान को यार, जिसमें देखो ना, वहाँ पे 1-2 शादियाँ हुई वहाँ पे स्टॉकहोम में, सरदारों के घर। तो वो तो भंगड़ा ये वो, उन्होंने हम जैसे लोगों को बुलाया हुआ था। वो पाकिस्तानी किसी में हिस्सा ही नहीं लेते। वो कहते हैं यार कोई खुशी का भी आपके पास है तरीका करने का। वो लोग पीछे भी लेते हैं हमारे, वो भी नहीं है, ना नाच करते हैं ना डांस करते हैं। मसलन मैंने देखा है पाकिस्तान के कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है, तो वो एक शाम तो होती है ना पार्टी की, तो लड़के नाच रहे होते हैं, लड़कियां बेचारी बैठी होती है ना। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे लड़कियां जो कि नेचुरली उनके जिस्म में एक हरारत है डांस करने की, दे आर सिटिंग क्वाइटली एंड द बॉयज़ आर डांसिंग। फॉर मी दैट इज़ वेरी ऑड इफ़ नॉट अननेचुरल। तो
मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान में पहले ऐसे नहीं था। लोग लुड्डी भी डालते थे, ये सारा कुछ होता था। तो वो सारी ये जो फंडामेंटलिज्म की वजह से स्पॉन्टेनिटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी है, उस पर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि फिर हिम्मत से ही आदमी आगे निकलता है। मैं आपको एक मजाक की भी बात, मैंने किसी ये इस्लामाबाद में कहीं कह दिया, मैंने कहा यार समझ नहीं आती कि हम मुसलमानों को कोई ऐसा भी खुशी है जो हम बगैर बैड कॉन्शियंस के एंजॉय कर सकें। तो वहाँ पे एक मौलवी साहब थे, खड़े हो गए, तो कहा प्रोफेसर क्या बात कर रहे हैं, आप 4 निकाह कर लें। तो उनके ज़हन में प्लेयर इज़ हैविंग मैनी वाइफ्स, म्यूज़िक इज़ हराम अकॉर्डिंग टू देम, फिल्मों में काम करना देखना और भी बुरा है, लड़की जो अगर पर्दे में बाहर नहीं है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। तो वेयर इज़ द फ्रीडम टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक शॉर्ट विजिट के लिए तो ठीक है, यहाँ रहने के लिए मेरे लिए मेरे मिजाज में तो वहाँ पे बात नहीं बनती है। मैं आपको सारों को एडमायर करता हूँ कि आपके चेहरों पे स्माइल भी है, खुशी भी है, तो वो इंसान की रिजिलियंस है। वरना ये पाकिस्तान में नॉर्मल सोसाइटी होनी चाहिए। आज के दौर में मोबाइल के ज़रिए मैं देखता हूँ कनेक्शंस तो बन ही रहे हैं ना लड़के लड़कियों के, लेकिन वो छुप के बन रहे हैं। वाई डोंट यू एग्री कि ये एक नेचुरल है वो चीज़, इसको आप रिस्पेक्टेबल बना दें, बजाय कि इसको एक आप यानी मिलना कम से कम बैठ के चाय तो पी सकते हैं ना, बजाय कि उनको आके कहा जाए कि तुम्हारा निकाह हुआ है या ये वो, ये हरेसमेंट है। तो ऐसा पाकिस्तान हो जाए तो फिर मौजे मौजे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।